अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मास्टर कोर्स में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ये फर्स्ट लेक्चर है आप सभी का। मैंने आपको बताया था इसी तरह जो है टोटल 5 लेक्चर होगा सभी स्टूडेंट का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग टाइम देके पढ़ेंगे, अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ इस सेट को समझेंगे। उसके बाद आगे की सेट जितना भी है ना उसको आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना इस सेट को। इस सेट का जो पीडीएफ जो है ना बाएं हाशिए पे यानी लेफ्ट साइड पे आपका वीडियो लेक्चर मिलेगा और दाहिने हाशिए में यानी दाहिने साइड यानी राइट साइड में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा, जिस तरह क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरह आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा और हर सेट में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का गेस्ट क्वेश्चन दिया हूं वो गेस्ट क्वेश्चन में वीडियो लेक्चर नहीं है। आप लोग दाहिने साइड जाकर के सारे पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अलग से कुछ स्पेशल मजमून और दरखास्त भी दे दिया है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था दरखास्त कौन सा प्रैक्टिस करना है और मजमून कौन सा प्रैक्टिस करना है। तो आइए क्लास को हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। ये सेट नंबर 1 है। आपको रूल वगैरह तो पता ही है, जिनको पता नहीं है आप लोग पढ़ लीजिए कैसे आपको एग्जाम में देना होता है और क्या क्या रूल्स रहता है एग्जाम का, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं 100 सवाल रहता है, 100 सवाल में से आपको 50 का ही जवाब देना रहता है, ठीक है ना। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का सबसे पहला सवाल आप सभी के पास, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है आपके पास, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जदीद तहरीक। मैं आपको बता दूं तरक्की पसंद तहरीक का बाजाब्ता आगाज जो है ना 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अंजुमन पंजाब ने जो है ना पंजाब के सरकार एक क्या कहते हैं कि आपका अजलास किया था, ठीक है। उनसे होते हुए बाजाब्ता आगाज जो हुआ ना तरक्की पसंद तहरीक का 1936 ईस्वी में। और इसके जो है ना सबसे अहम माने तो हम लोग समझ लीजिए कि सबका हेड अगर मानते हैं वो है अली सरदार जाफरी। कौन है? अली सरदार जाफरी। और तरक्की पसंद तहरीक 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फाइनली ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही है आप सभी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो आता है आपके पास, सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आता है प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, तौबा टेक सिंह, भोले बिसरे गीत। मैं बता दूं भोले बिसरे गीत मैंने आपको बताया था शफी लोग क्या होते हैं, भोले बिसरे होते हैं। तो शफी जावेद का भोले बिसरे गीत है। तौबा टेक सिंह, देखिए सादत हसन मंटू में लास्ट में 2 आता है, ठीक है। तो 2 से आपका तौबा टेक सिंह। अब इब्राहिम सुक्का, ठीक है, इब्राहिम सुक्का। तो इब्राहिम सुक्का के मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज्जाक। अब देखो सीन से आता है सलाम बिन रज्जाक और सीन से आता है सुक्का, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये सारा अफसाना ही है, ठीक है। बाकी प्रॉमिस जो है ना प्रॉमिस जिलानी बानू का है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जिलानी बानू का अफसाना है? देखिए मैंने आपको बताया था जिलानी बानू ये एक औरत अफसाना निगार है, खातून अफसाना निगार है। और ज्यादातर लड़की लोग क्या करती है, प्रॉमिस किया करती है, ठीक है। क्या करती है, बात बातों में क्या करती है, वादा किया करती है, प्रॉमिस किया करती है। तो ध्यान रखना कि हमारे निसाब में जो एक क्या कहते हैं कि अफसाना निगार है, खातून अफसाना निगार, उनके वो जो लिखे हमारे निसाब में वो प्रॉमिस अफसाना लिखे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे जो देखते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके पास आता है सवाल नंबर 3 पे। मौलाना आजाद की अहलिया का क्या नाम था? मौलाना आजाद की अहलिया, अगर अहलिया की बात करें तो बीवी का नाम क्या था वो आपको पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है अमराव बेगम, पारस बेगम और जुलेखा बेगम, फातिमा बेगम। तो आपको पता है कि अमराव बेगम जो है ना गालिब की अहलिया का बीवी का नाम है। पारसा बेगम तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है, फातिमा बेगम तो नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो आता है जुलेखा बेगम, परफेक्ट आंसर। ये दोनों में आप लोगों को डाउट होगा अमराव बेगम और जुलेखा बेगम, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है आपके निसाब में है। तो यहाँ तो हम लोग जान लिया कि गालिब की अहलिया है और जुलेखा बेगम जो है ना मौलाना आजाद की अहलिया का नाम है। आगे देखते हैं अगला सवाल जो आपके पास आता है 4 नंबर सवाल पे, ध्यान से देखिएगा।
सारे स्टूडेंट, नज्म खेती के शायर कौन है, यानी नज्म खेती इनके मुसन्निफ, इनके राइटर कौन है, वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके पास है अमीर हनफी, सरदार अली जाफरी, अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस। आप जानते हैं मीर अनीस हमारे निसाब में एक मरसिया निगार है। ठीक है, गुलजारे क्या है उसका मरसिया, आप लोग बताना एक बार। ठीक है, अकबर इलाहाबादी जो है ना आपके निसाब में बरके कलीसा एक जरीफाना नज्म लिखे हैं। उसके बाद सरदार जाफरी यानी अली सरदार जाफरी जो है ना आपका मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू, ये दोनों नज्म लिखी है। और अमीक हनफी की अगर बात करें, ये नज्म खेती जो है ना अमीक हनफी का है। ठीक है, जब क्वेश्चन रिपीट होगा इसी तरह वहां पे हम लोग समझेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखो आपके पास 5 नंबर सवाल है, लफ्ज की कितनी किस्म होती है। मैंने आपको बताया था लफ्ज की 2 किस्म होती हैं, एक लफ्ज मौजू और एक होती है लफ्ज मुहम्मल। ये भी बताया था लफ्ज मौजू जिसका कोई माना हो, मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड को लफ्ज मौजू कहेंगे। ठीक है, और मीनिंगलेस वर्ड को क्या कहेंगे, लफ्ज मुहम्मल कहेंगे। पता चला आपको कि लफ्ज की 2 किस्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास आता है 6 नंबर पे। हमें एक बात स्टार्टिंग में ही हमको बताना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं बताया था, कोई बात नहीं, आप लोग अभी सुनिए ध्यान से देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मेरा हमको उम्मीद है कि आपको एक बार में ही सारा क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा क्लास करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग दोबारा देखते हैं तो स्पीड को 1.5 गुना बढ़ा लें, डबल गुना कर लें। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का सिस्टम दिया हुआ है। बाकी ये कंप्लीट जैसे हो जाएगा उसके बाद आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठने के बाद क्या करना है, उस सेट को देखना है कि आपने पूरा पढ़ा। दाहिने साइड में जो इसका पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, कॉपी कलम लेकर के वहां पे 1 से लेकर 100 तक लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे किसका ऑप्शन क्या होगा, उसके सामने में ABCD करके लिख देंगे। आंसर शीट दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग आंसर शीट लास्ट में देख करके फिर मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ा तो 100 में से कितना याद रहा और कितना 100 क्वेश्चन में आप लोग बना पाए। यहां से प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आपका तैयारी हो पाएगा। और ये तो गारंटी है कि 5 सेट में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए आपके निसाब में जफर कमाली की कौन सी नज्म शामिल है। हमारे निसाब में एक नज्म है आजाद नज्म है, इनके मुसन्निफ है देखिए बरके कलीसा। ठीक है, सॉरी जफर कमाली मैंने आपको बताया था। कमाल कौन दिखाते हैं, जो लोग बनावटी होते हैं, जो असल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुतशायर का मतलब होता है बनावटी। ठीक है, बनावटी शायर, मुतशायर का मतलब क्या होता है, बनावटी शायर। तो आप लोग करेंगे जफर कमाली, जफर कमाली यानी जो लोग कमाल दिखाते हैं वो क्या होते हैं, मुतशायर यानी बनावटी शायर होते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हमारे निसाब में जो है ना जफर कमाली का जो शेर है, नज्म है, वो उसका नाम है मुतशायर। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल 7 नंबर पे आता है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है फर्ज, गर्ज, अर्ज और मर्ज। तेजी के साथ आप सभी आंसर कीजिएगा। अर्ज से देखिएगा हमसूत बोले तो मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन बोलने में जो है ना आवाज जो हो, प्रोनाउंसिएशन जो तलफ्फुज की अदायगी हो, वो बिल्कुल उसी तरह आवाज निकले। अब देखिए ऐन से अर्ज बोलेंगे, अलीफ से अर्ज बोलेंगे ना, एक ही तरह का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमसूत लफ्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास आता है 8 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। खूबसूरत टोपी में कवायद की कौन सी तरकीब है। तो आप लोग बोलेंगे खूबसूरत है, डायरेक्ट मारेंगे आप लोग। अगर मौसूफ या सिफत का ऑप्शन रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट जाकर के मार देंगे, उस तरह नहीं करना है। ठीक है, खूबसूरत टोपी में कवायद की कौन सी तरकीब है। अब देखो यहाँ पे तारीफ बयान किया गया है टोपी के बारे में, ना कि आपको पूछ रहा है ना सिफत कौन है, मौसूफ कौन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुरक्कब इजाफी तो हरगिज नहीं होगा, मुतरादिफ भी हरगिज नहीं होगा, मुतजाद भी हरगिज नहीं होगा। पता चला कि मुरक्कब तौसीफी, तौसीफ करना, तारीफ करना, बयान करता है किसी की तारीफ और तौसीफ करना। ठीक है, तो खूबसूरत टोपी की तारीफ की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो है ना कवायद की मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल हुआ है। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल आपके पास आता है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, यानी जितना भी है यहाँ पे तो इनमें सारा 3 तो अफसाना है, लेकिन कौन ऐसा है जो कि अफसाना नहीं है, अलग हटके हैं। मैंने आपको बताया टोबा टैक्सिंग अफसाना है, इब्राहिम सुक्का भी है, प्रॉमिस भी अफसाना है। फाइनली हमको पता चला नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, इनके राइटर है
फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश की अगर बात करें 1885 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। कब? 1885 ईस्वी में। कुछ लोग तो कंफ्यूजन में है 1883 में। देखिए 1883 जो है ना ये पैदाइश बताया गया है, लेकिन ये पैदाइश जो है ना ये गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1885 इनकी पैदाइश हुई थी फरहतुल्लाह बेग की। अगला जो क्वेश्चन आएगा इस साइड में, ठीक है। चलिए अच्छे से आप लोग देखिएगा, पहला सेट को मैं समझा के पढ़ा रहा हूं, भले वक्त लग जाए लेकिन अच्छे से एक बार समझ लेंगे ना तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। जिनकी रिवाइजिंग और रिवाइज और क्या कहते हैं कि अगर अच्छी है तो आप लोग फास्ट कर लें, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? नजीर अहमद के बारे में पूछ रहा है, फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नजीर अहमद की पैदाइश की अगर बात करें 1836 ईस्वी में हुई है। कब? 1836 ईस्वी में। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में। हम लोगों को पता ये चला कि ज्यादा जो बड़े हैं नजीर अहमद हैं, क्योंकि 1836 तो बड़े लोग ही उस्ताद होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना नजीर अहमद जो है ना फरहतुल्लाह बेग के कौन थे भाई? उस्ताद थे। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी उस्ताद थे। कंफ्यूजन मत होना आप लोग, ठीक है। उस्ताद और शागिर्द में कंफ्यूजन मत करना। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो अगर हम लोग जरूरत के लिहाज से देखें, उफादियत के लिहाज से देखें तो सबसे अहम तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर तरह तरह के खजाने, मादनियात, ठीक है, सोने चांदी हीरे जवाहरात तेल वगैरह हर एक चीज आपको मिट्टी के अंदर में मिलता है। लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखा जाए ना तो सबसे कम हकीर जो समझा जाता है ना, कम ताकत वाला जो समझा जाता है वो मिट्टी को समझा जाता है। आग, हवा, मिट्टी और पानी में सबसे कमतर जो समझा जाता है मिट्टी को समझा जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके पास आता है, बाग व बहार में कितने दुर्वेश के किस्से बयान किए गए हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बाग व बहार जो है ना ये एक दास्तान है, और बाग व बहार ये एक दास्तान की किताब का नाम है। इस किताब को लिखे हैं मीर अमन दहलवी। किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है बाग व बहार, ठीक है। इसका उर्दू तर्जमा, इसका जो है ना पहले फारसी में जो वो किताब था उनके मुसन्निफ थे अमीर खुसरू। अमीर खुसरू का किताब को तर्जमा करके मीर अमन दहलवी 1801 ईस्वी में इस किताब को बिल्कुल मुकम्मल किया था। कब? 1801 ईस्वी में इस किताब को मुकम्मल किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के किताबों में सबसे अहम किताब जो माना जाता है ये बाग व बहार को ही माना जाता है। बाग व बहार के लिखने के अवज पर इसको इनाम जो दिया गया था ना भाई, 500 रुपए का इनाम दिया गया था, और इसको 40 रुपए माह जो है ना देता था। किसको? मीर अमन दहलवी को। अब हम लोग बात ये करते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ रखा है बाग व बहार में कितने दुर्वेश के किस्से बयान किए गए हैं? तो टोटल जो दुर्वेश की किस्से की बात करें तो 4 किस्से बयान किए गए हैं। एक बादशाह की भी किस्से बयान किए गए हैं। टोटल अगर बात करें, हम लोगों ने आपको बताया था कि दास्तान किसको कहते हैं? किस्सा कहानी का जो है ना सारी किस्सा कहानी को एक जगह ऐड कर देते हैं तो उस तरह वो क्या बन जाता है? एक दास्तान बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका दास्तान बन जाता है। तो इसमें टोटल 5 किस्से हैं, लेकिन 4 फकीर का यानी 4 अल्लाह वाले फकीर, 4 दुर्वेश का किस्सा बयान किया गया है, और एक जो है ना आजाद बख्त का जो कि बादशाह है। टोटल कुल मिला के अगर बात करें 5 जो है ना इसमें टोटल बाग व बहार में 5 किस्सा बयान हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है दुर्वेशों के किस्से कितने बयान किए गए? तो वो आपका है 4 दुर्वेश। कितना है? 4 दुर्वेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी था ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है 14 नंबर पे, फकश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? देखिए फकश्न की जो है ना, फकश्न का मतलब होता है एक आलोचना करना, एक मन में जो है ना एक तरह का किस्सा बनाना, कहानी बनाना। तो फकश्न की सबसे मुख्तसर यानी छोटा जो होता है ना वो होता है आपका अफसाना। फकश्न की सबसे मुख्तसर सिन्फ क्या होता है भाई? ध्यान रखना अफसाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 15 नंबर सवाल आपके पास, इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल निसाब है? हमारे निसाब में शामिल है। हम लोग जो है ना इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब नहीं है? ठीक है, नहीं है के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ा शफी जावेद भी है, सादत हसन मंटू भी है और जिलानी बानू भी है। पता चला कि शौकत हयात जो है ना हमारे निसाब में शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जिलानी बानू किसकी मुसन्निफ है? परम इसके शफी जावेद भोले बिसरे गीत, और मंटू जो है ना सादत हसन मंटू जो है क्या लिखे हैं? अफसाना
तौबा टैक्सिंग। चलिए उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ रही है। फर्स्ट रेट है, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक बार समझ में आ जाए, दोबारा आप लोगों को कंफ्यूजन ना करे। मौलाना अबुल कलाम की पैदाइश कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1887, 1888, 1889, 1890 ईस्वी। 1888 ईस्वी में इनकी पैदाइश की अगर बात करें भाई, मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद एक मौलवी थे, ठीक है, वहीं पे जो है ना उस्ताद पढ़ाते थे, तदरीस देते थे, और बचपन में इनकी पैदाइश की अगर बात करें मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उनके बाद जो है ना मौलाना अबुल कलाम आजाद फिर हिंदुस्तान आए, ठीक है, तो ध्यान रखना 1888 बचपन में ही हिंदुस्तान आ गए थे। 1888 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई है। हमारे निसाबी किताब में एक क्या लिखा है, मकतूब खतूत का मजमुआ लिखा है, 3 खतूत का मजमुआ हमारे निसाब में है, लेकिन गुबारे खातिर नाम है उस खतूत का मजमुआ का। उसमें टोटल अगर खतूत की बात करें 24 खतूत है, 24 में से 3 खतूत हमारे निसाब में है। एक उस वो 24 खतूत जो जिसको लिखे हैं ना, उसको कहते हैं मकतूब एलिया। और मकतूब एलिया कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट को। अगला सवाल आता है 17 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। नज्म गुफ्तगू के शायर कौन है? अगर बात करें नज्म गुफ्तगू, मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये एक मजमून ये एक नज्म लिखी गई है, ठीक है, हिंदू पाक दोस्ती के नाम पर। तो नज्म गुफ्तगू में जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाने की बात कही गई है। और फाइनली अगर बात करें इस के मुसन्निफ की, तो अली सरदार जाफरी मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू लिखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल आता है 18 नंबर पे। अमीर खलफी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? हमारे निसाब में मैंने आपको बताया गुफ्तगू, अली सरदार जाफरी मुतशायर, जफर कमाली, बरके कलीसा, अकबर इलाहाबादी। फाइनल बचा आपका खेती। इसके मुसन्निफ की अगर बात करें अमीर हनफी है, ठीक है। अगला सवाल 19 नंबर पे आता है आपके पास, इनमें कौन शायर तरक्की पसंद है? कलीम, आजिज, गालिब, अली सरदार जाफरी और शाद अजीमाबादी। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर, इनमें से कौन शायर जो है ना तरक्की पसंद है? तो तरक्की पसंद शायर की अगर बात करें हम लोग, अली सरदार जाफरी है, क्योंकि तरक्की पसंद शायरी में ये गिने गए हैं, ठीक है। बाकी कलीम, आजिज, गालिब और शाद अजीम आबादी इन लोग जो है ना नहीं गिने गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे इन लोग नहीं थे, ठीक है। गालिब की वफात कब हुई है? 1869 ईस्वी में हुई है। कब? 1869 ईस्वी में। तो ये कहां से रहेंगे जब 1869 ईस्वी में ये वफात पा गए, जबकि तरक्की पसंद तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज 1936 ईस्वी में हुआ था। इसलिए यहाँ पे सबसे सरदार जो थे अली सरदार जाफरी ही थे उनमें, ठीक है। आगे देखिएगा 20 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, आराम से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आता है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, शामिल निसाब नज्म बर्क कलीसा के शायर कौन है? हमारे निसाब में जो बर्क कलीसा है उनके मुसन्निफ है अकबर इलाहाबादी, ठीक है। अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है बर्क कलीसा में अकबर इलाहाबादी, ठीक है। यहाँ पे कलीसा का मतलब होता है एक पूजा करने की स्थान, पूजा करने की जगह, ठीक है। तो उसको वहां पे क्या करते थे, कलीसा में जो है ना कौन लोग पूजा करते हैं? तो आपका ईसाई लोग पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है 21 नंबर क्वेश्चन, ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो ध्यान रखना मिर्जा गालिब के 2 खतूत का मजमुआ है, वो दोनों खतूत का मजमुआ काफी मशहूर और मारूफ है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला, ठीक है। ओदे हिंदी एक नाम है, उर्दू मोहल्ला, ये दोनों खतूत का मजमुआ है मिर्जा गालिब का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आता है, यगाना चंगेजी की वफात कहां हुई? यगाना चंगेजी की वफात की अगर बात करें, आपके पास ऑप्शन है अजीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ और आगरा। तेजी के साथ सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर एक बार करेंगे। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों ने बताया लखनऊ, बिल्कुल। और देखिए लखनऊ नहीं होगा, यगाना चंगेजी की अगर वफात की बात करें, यगाना चंगेजी, हाँ बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले जो लोग हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है? तो नश्तर यास जो है ना ये है आपका यगाना चंगेजी का ही शेरी मजमुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आता है 24 नंबर क्वेश्चन, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है?
नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी का ताल्लुक जो है ना ये एक खाका से है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टाइम नहीं लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र किया गया है? क्वारंटाइन ये एक जो है ना प्लेग नाम से एक बीमारी था, उस बीमारी जिस तरह कोरोना वायरस एक बीमारी है, उस वायरस से बचने के लिए लोगों को क्वारंटाइन में डाला जाता था, उसी तरह एक प्लेग नाम का बीमारी था, उसी बीमारी का जिक्र किया गया है और क्वारंटाइन में लोगों को डाला जाता था। तो प्लेग से तो लोग कम डरते थे लेकिन क्वारंटाइन से सबसे ज्यादा डरते थे, ठीक है। तो वो अफसाना के अगर मुसन्निफ की बात करें, उस अफसाना के मुसन्निफ जो है ना कौन है? क्वारंटाइन अफसाना के मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। इसमें प्लेग नाम के एक बीमारी वबा का जिक्र किया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल, 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। शफी जावेद का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हमारी निसाबी किताब में भोले बिसरे गीत एक अफसाना है, वो हमारे निसाब में शामिल है, शफी जावेद का। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? शिकारी, करतबबाज, सब्जी फरोश और खाना बदोश। ध्यान रखना, जो लोग जो है ना झोपड़ी बना के रहते हैं, ठीक है, किस तरह का प्लास्टिक का झोपड़ी बना के रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। बंजारा का दूसरा नाम की अगर बात करें, खाना बदोश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है 28 नंबर क्वेश्चन, फसाने अजाइब किसकी तसनीफ है? आपके पास ऑप्शन आता है मीर अमन, रतन नाथ, सरशार, अब्दुल हलीम, शर्रर, रजब अली बेग, सरवर, या फिर इसको सुरूर भी पढ़ सकते हैं, सरवर पढ़े अभी बेहतर रहेगा। फसाने अजाइब जो है ना, ये फसाने अजाइब की अगर मुसन्निफ की बात करें, राइटर की बात करें, रजब अली बेग सरवर है। कौन है? रजब अली बेग सरवर है। बाकी जितने भी है ना इन लोग दास्तान निगार है। कौन है? दास्तान निगार है। उनमें से रजब अली बेग सरवर भी दास्तान निगार है और फसाने अजाइब आपके निसाब में ये एक दास्तान दिया हुआ है जहां पे जो है ना लखनऊ की मुआशरत का बयान किया गया है, ठीक है। और दास्तान बागो बहार जो हम लोग पढ़े मीर अमन दहलवी का, वो उसमें जो है ना दहली की मुआशरत बयान किया गया है। खैर बहरहाल आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया, बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बार बताया हूं, इसमें टाइम नहीं लेंगे, मक्ता कहते हैं। गालिब लास्ट में अगर शेर देखिए आखिरी वाला शेर आपको साफ साफ कह रहा है, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, आखिरी वाला शेर को क्या कहते हैं? मक्ता का शेर कहते हैं, तखल्लुस जब इस्तेमाल करे शायर, ठीक है। और शायर जो लास्ट वाला शेर में ही जो है ना अपना नाम को इस्तेमाल करते हैं, यानी जो शेरो शायरी में जो नाम इस्तेमाल करते हैं वैसे नाम को तखल्लुस कहते हैं। फाइनली ऑप्शन नंबर बी वाले का परफेक्ट है। 30 नंबर सवाल आता है, इनमें कौन सी तसनीफ मीर अमन की है? आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं, बागो बहार ये तसनीफ मीर अमन दहलवी की है। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन दहलवी, बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर सवाल, शहजादे को कितने बंदर मलिक सादिक से लेना था? ध्यान रखना, शहजादे का जो है ना क्या था? वालिद जाकनी के वक्त में था और शहजादा काफी छोटा था। छोटा होने के वजह से उनके वालिद जो है ना अपना भाई को अपना सल्तनत सौंप दिया, बोला कि मेरी जाने की वक्त हो चुकी है, अब मैं मरने वाला हूं, ठीक है। मेरा बेटा, पहले होता था कि बादशाह का बेटा ही जो है ना उसका सल्तनत को चलाता था, लेकिन उसका बेटा काफी छोटा था, अपने भाई को अपना सल्तनत सौंप के गया और बताया जब मेरा बेटा बड़ा हो जाता है तब इसको सल्तनत जो है ना वापस कर देना, रिटर्न कर देना। लेकिन जब बड़ा होता है तो वो मारने की प्लानिंग में रहता है। अब देखो 39 बंदर उस शहजादे के पास रहता है, लेकिन 40वां बंदर के तलाश में जाता है मलिक सादिक के पास। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है। ये बागो बहार, ये इसमें जो दास्तान में ये चौथा दुर्वेश से जो लिया गया है ना, छोटा सा टुकड़ा है बागो बहार का, ठीक है। फाइनली आप लोग बताएंगे कि 39वां था तो उन लोग उसको जो है ना एक और बंदर चाहिए था, तब 40 हो जाता, तो 40वां बंदर का तलाश था मलिक सादिक से। मलिक सादिक ये एक जिन्नातों का बादशाह था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, बागो बहार का आगाज मीर अमन ने किस उन्वान से किया है? यानी उन्वान अगर बात करें किस टाइटल लिया है, ठीक है, किस टॉपिक से स्टार्टिंग किया है, ठीक है।
कहने का मतलब कि इसका सारे सारांश मान लीजिए, मैंने आप लोगों को एक कोर्स लॉन्च किया, मास्टर कोर्स, ठीक है। मास्टर कोर्स में सारी चीजें, अलग अलग चीजें पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का एक मैंने नाम दिया, उन्वान रखा, वो नाम रखा टाइटल आपका मास्टर कोर्स या फिर आखिरी सफर। तो वही चीज पूछ रहा है कि बागो बहार का उन्वान जो है ना किस मेरा मन ने किस उन्वान से किया है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आजाद वक्त रहता, आजाद वक्त तो आजाद वक्त होता, लेकिन आजाद अगर हम लोग किस्सा की दरमियान अगर देखा जाए किस्सा के हिसाब से, तो सबसे तवील यानी लंबी किस्सा जो है ना वो आजाद वक्त का है। तो किस्सा के अगर लंबी तादाद के हिसाब से देखें तो पहला हिस्सा में तो वो आजाद वक्त ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आगाज मेरा मन ने किस उन्वान से किया है, तो शुरू के किस्से में उन्वान किया है, ठीक है। क्योंकि आजाद वक्त अगर शुरू के किस्से नहीं रहता, आजाद वक्त रहता तो हम लोग आजाद वक्त में मारते, लेकिन आजाद वक्त जब शुरू में आता है नंबर 1 में, तो शुरू के किस्से से, क्योंकि लंबा अगर इसके हिसाब से देखा जाए, किस्सा के हिसाब से सबसे लंबी तवील किस्सा जो है ना वो है आपका आजाद वक्त, और शुरू में तो शुरू से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आप सबका, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। 34 नंबर सवाल आपके पास, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया? मैं आपको बताया फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना जॉन गिलक्रिस्ट के, जॉन गिल क्रिस हाँ गिल हाँ इसको हाँ गिल बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, जॉन गिलक्रिस्ट जो है ना इसके कहने पर मीरामन दहलवी बागो बहार जैसी तसनीफ लिखा। तो जाहिर सी बात है जॉन गिलक्रिस्ट ही जो है ना इस कॉलेज का क्या किया था, आगाज किया था। 34 नंबर क्वेश्चन का आप सब क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर सवाल आपके पास पूछा जा रहा है, जब दिल्ली की हालत बिगड़ी तो मीरामन दिल्ली छोड़कर कहां चले गए? ध्यान रखिएगा, जब दिल्ली की हालत बिगड़ी ना तो मीरामन दहलवी दिल्ली को छोड़ करके कोलकाता तो गए थे, ये आंसर आपको इसमें मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन किस तरह, जब दिल्ली की हालत बिगड़ी तो मीरामन दिल्ली छोड़कर कहां चले गए। दिल्ली की हालत बिगड़ी थी ना तो सबसे पहले ये अजीमाबाद गए थे, कुछ अरसा यहाँ पे गुजारा, कुछ साल यहाँ पे गुजारा, उसके बाद कोलकाता गए थे। तो आप लोग आंसर अब कहां मारेंगे, कहां मारेंगे, तो अजीमाबाद। अजीमाबाद अगर ना रहे तो फिर कोलकाता में मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ साल गुजारे थे, दिल्ली से जाने के बाद अजीमाबाद में कुछ साल गुजारे थे, फिर तलाश मुआश यानी रुपये पैसा की तलाश में कमाने के लिए फिर गए थे कोलकाता। तब फिर वहां जाकर के इनको जो है ना काफी दर्जा मिला, क्योंकि बागो बहार जैसी तसनीफ आज भी उर्दू दुनिया में काफी मशहूर और मकबूल हुआ है। चलिए 36 नंबर सवाल आता है, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? अगर नावल निगार की बात करें वो है आपका डिप्टी नजीर अहमद, जिसके फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद है कौन, डिप्टी नजीर अहमद। और डिप्टी नजीर अहमद जी जो है ना सबसे पहला नावल निगार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सब। अगला सवाल आता है आपके पास 37 नंबर पे, ये क्वेश्चन आपका मिट चुका है लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं तो आपको पढ़ के बता ही सकता हूं, ठीक है। देखिए उर्दू का पहला यहाँ पे बाजाब्ता है, बाजाब्ता खाका क्या है, यहाँ पे खाका, बाजाब्ता खाका कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, कौन सा है। चलिए तो आप लोगों ने देख लिया उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे नजीर अहमद की कहानी जो है ना उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका है। अगला सवाल आता है आपके पास 38 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के कौन थे, ठीक है, फरहतुल्लाह बेग जो है ना नजीर अहमद के कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो है ना शागिर्द थे, नजीर अहमद के फरहतुल्लाह बेग शागिर्द और नजीर अहमद उस्ताद। चलिए तो देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को। सवाल नंबर 39 है, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? आपके पास ऑप्शन है मिस्टर हामिद, मियादानी, मिस्टर मुबीन, मियां शानी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, मियादानी, परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है 40 नंबर पे, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में मसूरे फितरत का इस्तेमाल किया जाता है? ख्वाजा हसन नजामी, आप लोगों को पता है पहले से। 41 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? तो देखिए एक होता है अदब की दो किस्म होती है, एक अफसानवी अदब, एक होती है गैर अफसानवी अदब। जिसमें किस्सा कहानी हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अफसाना कहते हैं। तो अफसानवी अदब एक होता है, एक गैर अफसानवी अदब होता है। तो मजमून आपको किस्सा कहानी की तरह लगता है क्या? मैंने आपको बताया था मजमून किसी खास मौजू पर, किसी खास टॉपिक पर जो तहरीर कलमबंद की जाए, जो चीजें लिखी जाए उसको अदब की इस्लाह में मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो वहां पे किस्सा कहानी बनाया नहीं जा रहा है। अगर हम लोग गैर अफसानवी अदब की बात करें, क्या क्या चीज आएगा, खुतूत आ जाएगा, मजमून आ जाएगा, उसके बाद खुद नविश्त आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा,
तो जितने भी ये सारी चीजें हैं अब इंशाइया आ जाएगी, सारा चीज गैर अफसानवी अदब में आएगा आपका, ठीक है। तो फाइनली आप लोग बताएंगे मजमून किस अदब में रखा गया है, गैर अफसानवी अदब में रखा गया है। और बाकी जितना भी चीज जो है ना आपका मान लीजिए अफसाना हो गया, नावल वगैरह वगैरह, मतलब जितना भी किस्सा कहानी टाइप का वो आपका किस में आएगा, अफसानवी अदब में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 42 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। ख्वाजा हसन नज़ामी के मुअर्रिसे आला कौन थे? ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन इसहाक जो है ना ख्वाजा हसन नज़ामी के एक बहुत बड़े वली थे, लेकिन बदरुद्दीन इसहाक का भी आप लोगों ने नहीं नाम सुना होगा, लेकिन बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अन का नाम जरूर सुना होगा। आप लोगों ने अगर तालीम ली है तो आप लोग उनके बारे में जरूर सुने होंगे। देखिए मैंने आपको बताया उनके वो जो है ना बदरुद्दीन इसहाक जो है ख्वाजा बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अन के दामाद भी थे और खास खलीफा भी थे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ख्वाजा हसन नज़ामी जो है ना बदरुद्दीन इसहाक के औलाद में से हैं, लेकिन बदरुद्दीन इसहाक का ताल्लुक किससे है? ख्वाजा बाबा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अन से उनका ताल्लुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास। वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस में से है? वजीर आगा मैंने आपको बताया था वजीर आगा जो के एक आपका इंशाइया निगार है, इंशाइया निगार भी है, ये एक नक्काद भी है। नक्काद किसे कहते हैं? जो कि किताब वगैरह आप लोग लिखेंगे वो नजरे सानी पड़ेगा, जो जांच करेगा उसको नक्काद कहते हैं। और एक अहम और बड़े शायर भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना ही नक्काद दिया हुआ ना ही शायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इंशाइया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े इंशाइया निगार भी है। अगला सवाल आता है 44 नंबर पे, किस सिन्फ में खास तौर पर गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है? तो इंशाइया में जो है ना रस्मी तरीकाकार इख्तियार नहीं किया जाता है, गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मजमून जो होता है, मजमून किसी एक टॉपिक पे लिखा जाता है, लेकिन इंशाइया उसी तरह मजमून के तरह ही लिखा जाता है, मजमून से ही निकला है, मजमून की ही एक किस्म है। लेकिन इंशाइया में जो है ना वो इधर से उधर मतलब भटकने का अलाव रहता है, तो वो रस्मी रस्म रिवाज को क्या करता है? नहीं अपनाता है, यानी एक अलग रस्म अपनाता है। इस वजह से ये एक गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार करता है। अगला सवाल आता है 45 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हिजरत किसका इंशाइया है? अगर बात करें हम लोग हिजरत का, तो हिजरत के मुसन्निफ है आपके निसाब में जो एक शामिल 5वां चैप्टर में है उसमें हिजरत शामिल है। उसके मुसन्निफ राइटर जो है ना अहमद जमाल पाशा है। अहमद जमाल पाशा भी इंशाइया निगार है, ये भी इंशाइया लिखते थे, लेकिन वजीर आगा के बारे में बताया गया है ये एक मशहूर इंशाइया निगार है। लेकिन आपके निसाब में जो एक इंशाइया है हिजरत नाम से, वो है आपका क्या नाम है उस इंशाइया का नाम? तो इसका नाम है हिजरत, ठीक है। चलिए, तो अहमद जमाल पाशा उनके मुसन्निफ है। अगला सवाल आता है 46 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा आप सभी। अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए? अहमद जमाल पाशा पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तेजी के साथ सारे स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सही बता पा रहे हैं। क्या है? इलाहाबाद, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए? इलाहाबाद में। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है 47 नंबर क्वेश्चन, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में थे और जन्नत से हुक्म सफर हुआ। दुनिया का सफर का जो सबसे पहला इंसान है ना वो है आपका हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपके दुनिया में सबसे पहले आए थे, ठीक है। और सबसे पहला इंसान यही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अगला सवाल आता है 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया? वो है ख्वाजा हसन नज़ामी, ठीक है। अगला सवाल आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था? तो जिन्नातों के बादशाह का नाम मैंने आपको बताया मलिक सादिक था। अगला सवाल है 50 नंबर पे, इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आजाद से था? मौलाना आजाद से जो है ना सिद्दीक़ जदीद, उसके बाद इत्तेहाद वतन, हमदर्द, ये सारा
अखबार ही है, लेकिन इनसे ताल्लुक नहीं था, इनका ताल्लुक था अल बलाग, अल हिलाल और लिसानुल सिद्ध। ये तीनों अखबार हैं, ये तीनों अखबार मौलाना आजाद के हैं। अगला सवाल है 51 नंबर पे, नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ कौन है? नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ की अगर बात करें, ये भी एक दास्तान निगार है, सारे के सारे मीरामन दहलवी, रजब अली बेग सरवर, रतननाथ सरसार। आप लोगों ने पढ़ा हमारे निसाब में मीरामन दहलवी का बागो बहार, रजब अली बेग सरवर का हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी भी तो पढ़ा ना, अभी माइंड से मेरा जा रहा है, लेकिन आप लोगों का माइंड में होगा, ठीक है। रतननाथ सरसार। फाइनली यहाँ पे आंसर करेंगे अगर तो अता हुसैन तहसीन नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ है, राइटर है, लेखक है, ठीक है। अगला सवाल आता है आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बाग व बहार किस जुबान में है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है उर्दू, फारसी, अरबी और तुर्की। तेजी के साथ सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो बागो बहार जो लिखी गई है फारसी से तर्जमा किया गया है, तो फारसी तो आपका हट ही गया क्योंकि फारसी से तर्जमा ही किया गया है। अब तुर्की तो होगा नहीं, फारसी से यहाँ पे हिंदुस्तान में लिखा गया है, कोलकाता में, तो हिंदुस्तान के लोग क्या समझ पाएंगे? उर्दू समझ पाएंगे या फिर हिंदी समझ पाएंगे? यहाँ पे हिंदी भी नहीं है, तो फाइनल आपको एक माइंड लगा करके आप खुद से भी इसका आंसर कर सकते थे कि उर्दू होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 53 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, मंटू कौन सा अफसाना आपके निसाबी किताब में, मंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाबी किताब में शामिल है? मैंने आपका बताया मंटू, लास्ट में टू आता है, टू से टोबा टेक्सिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन आता है, अफसाना प्रॉमिस के तख्लीककार कौन है, यानी इनके राइटर मुसन्निफ कौन है? मैंने आपको बताया जिलानी बानू, ये एक औरत अफसाना निगार है और लड़की लोग ज्यादा प्रॉमिस करती है। 55 नंबर सवाल है, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? इसका मरकजी किरदार अगर बात करें, अहम भूमिका जो निभाया, एक तरह एक मूवी में जिस तरह हीरो अपना भूमि निभाता है, उसी तरह इस अफसाना में जो अगर हम लोग मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो है आपका अम्मू, ठीक है। और बाकी के जो है ना ख्वाजा भी उनकी खादिमा थी, हमीद उनका बेटा, जमशीद भी उनका बेटा। टोटल इस अफसाने में 4 बेटे और एक अम्मू और ये ख्वाजा भी का जो है ना क्या होता है, ये सारा क्या है, एक उसका किरदार है। लेकिन अहम किरदार जो है अम्मू है। अम्मू एक यहाँ पे हिंदुस्तानी मुआसरत के ख्यालात को पेश किया है, जिस तरह जो है ना बेटे क्या करते हैं, प्रॉमिस ले लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, अदा नहीं कर पाते हैं। खैर बहरहाल उधर हम लोग नहीं जाएंगे। 56 नंबर सवाल आपके पास आता है, भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? भोले बिसरे गीत जो है ना शफी जावेद आपके निसाब में शामिल है, अफसाना, ठीक है। अगला सवाल 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सलाम बिन रज्जाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मैंने आपको बताया सीन से होता है सुक्का, सीन से होता है सलाम बिन रज्जाक, इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास जो आता है, ध्यान से देखिएगा, 58 नंबर सवाल, इब्राहिम सुक्का किस अफसाने में मजमूए से माखूज है? ध्यान रखना, शिकस्ता बुतों के दरमियान अफसाना से जो है ना ये क्या लिया गया है, ये अफसाना लिया गया है शिकस्ता बुतों के दरमियान के अवज पर। ये किताब लिखने के अवज पर इनको जो इनाम दिया गया था भाई, सॉरी इनको जो पुरस्कार दिया गया था 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। कब? 2004 ईस्वी में सलाम बिन रज्जाक को इस अवार्ड के इस लिखने के अवार्ड में जो है ना एक इसको शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखने के अवार्ड में 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। अभी ये क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर पहले। 59 नंबर क्वेश्चन आपके पास देखिए, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? आप लोगों को पता चल गया, सलाम बिन रज्जाक को शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखने के अवज पर 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। अगला आता है 60 नंबर सवाल आपके पास, गुबारे खातिर के मकतूब एरिया कौन है? मैंने स्टार्टिंग में बताया हबीबुर रहमान खान शिरवानी है, जो कि किला अहमदनगर जेल से जो है ना ये टोटल 24 खतूत जो लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल के अंदर से, वो अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शिरवानी को लिखे थे। हमारी निसाब में मौलाना अबुल कलाम आजाद के 3 खतूत का मजमुआ शामिल है। ध्यान रखिएगा, टोटल 24 खतूत है लेकिन हमारे निसाब में 3 खतूत का मजमुआ है। 61 नंबर सवाल आपके पास आता है, गुबारे खातिर के खतूत के जेल से किस जेल से लिखे? तो आप लोग बताएंगे किला अहमदनगर जेल में, बिल्कुल सही है। 62 नंबर सवाल, अखबार अल हिलाल के बानी कौन है? आप लोग बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद
हजार बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है 63 नंबर पे, हुकूमत पंजाब ने अंजुमन पंजाब कब कायम किया? देखिएगा, हुकूमत पंजाब यानी पंजाब के हुकूमतदार ने यानी पंजाब की सरकार एक अंजुमन एक अजलास कायम किया था जिसका नाम रखा था अंजुमन पंजाब। वहां से जो है ना तरक्की क्या कहते हैं जदीद उर्दू नज्म का जो है ना आगाज हुआ, इर्तका हुआ और एक नज्म आता है आपका शबे कदर। शबे कदर के मुसन्निफ है अता हुसैन तहसीन, ठीक है। अता हुसैन तहसीन ही है ना, हाँ यही होगा शायद, ठीक है। तो आप लोग एक बार अभी आएगा क्वेश्चन शायद वो, तो एक बार हम लोग अच्छा से और अच्छा से एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। फाइनली ये एक उसका नाम है नज्म का शबे कदर, ठीक है। तभी से आगाज हुआ था और ये आगाज जो हुआ था ना, कब आगाज हुआ था? 1865 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन अली सरदार जाफरी भाई तरक्की पसंद अदबी तहरीक, तरक्की पसंद अदबी मत लगाना, तरक्की पसंद तहरीक, और इसमें जो है ना अली सरदार सबसे अहम रहे। 1800 कब? तो 1800 नहीं, 1936, ठीक है। कब? तो ध्यान रखना 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको किताब में ना 1862 सॉरी आंसर में 1862 मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखना 1862 पे मत मारना, ठीक है। 1862 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला 1865 वाला सही है। एक क्वेश्चन और बताया था मैं, वो क्वेश्चन ये बताया था कि उसमें कौन कौन मेरा मन दहलवी, हाँ मेरा मन दहलवी जो है ना जब दिल्ली छोड़ करके जब भागने लगे तो वो कहाँ जाने लगे, वहां कहाँ गए थे? तो उसमें जो ना आंसर पे दिया हुआ है लखनऊ के बारे में, सॉरी कोलकाता के बारे में, लेकिन ध्यान रखना अजीमाबाद गए थे। कहाँ गए थे पहले? अजीमाबाद गए थे। वो क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास है 64 नंबर क्वेश्चन। बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? बागो बहार जो है ना किस्सा चहार दरवेश का, किस्सा चहार दरवेश से जो है ना ये तर्जमा किया गया है। फारसी में किताब था, फारसी से उर्दू में तर्जमा किया गया, जिसका नाम रखा गया, जिसका कलमी नाम रखा गया बागो बहार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर सवाल आपके पास आता है, नज्म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? हम लोगों को पता है मेरा सफर और नज्म गुफ्तगू हमारे निसाब में अली सरदार जाफरी का नज्म है। 65 नंबर सवाल आता है, नज्म जदीद के इर्तका में किस अंजुमन की तारीख अहमियत हुई है? तो आप लोग बताएंगे अंजुमन पंजाब, अभी ने आप लोगों ने पढ़ा 1865 ईस्वी में जो है ना ये कायम किया गया था, 1865 ईस्वी में अंजुमन पंजाब नाम से, ठीक है। चलिए इसमें जो है ना सब एक खुतबा हुआ था, एक उस अजलास में एक खुतबा हुआ था, उसका नाम था शब कदर, और उसी को सबसे पहला जो है ना क्या मोहम्मद, हाँ भी याद आया, मोहम्मद हुसैन आजाद उनके मुसन्निफ हैं। किसके? शब कदर के, नज्म शब कदर के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला सवाल आता है 66 नंबर पे आपके पास, खेती किसकी नज्म है? खेती जो है ना ये आपका अमीर हनफी की नज्म है, बिल्कुल सही है। ये सारा तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, अमीर हनफी वाला बहुत बार रिपीट हो रहा है। 68 नंबर, खेती कैसी नज्म है? खेती एक जो है ना ये एक आजाद नज्म है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल 60 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1845 ईस्वी में हुई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 70 नंबर सवाल, बरके कलीसा कैसी नज्म है? बरके कलीसा जो है ना ये एक जरीफाना नज्म है अकबर इलाहाबादी का। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, यानी कैसी नज्म है, यानी किस कैटेगरी में आते हैं? तो जरीफाना कैटेगरी में। 71 नंबर क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्मों में किस तहजीब और तमद्दुन को निशाना बनाया है? वह आपका अंग्रेजी मैंने आपको बताया एक बार, इसलिए इसको समझा नहीं रहा हूं। देखिए 72 नंबर सवाल, नज्म मुतशायर के शायर कौन है? ये आपका जफर कमाली, ऑप्शन नंबर बी जफर कमाली जो है ना इसके जो है ना शायर है नज्म मुतशायर के। 73 नंबर सवाल है आपके पास, मुतशायर किस तरह की नज्म है? मुतशायर जो है ना ये एक क्या है आपका, देखिए जरीफाना, रुमानी, इस्तरारी या सूफियाना। तो मुतशायर के मुसन्निफ है जफर कमाली, ये है आपका जरीफाना, क्या है? जरीफाना नज्म है। अगला 74 नंबर सवाल आता है, कुल्फत दिहर में कौन सी तरकीब है? कुल्फत दिहर में, देखिए कुल्फत में जेर लगाया, तरकीब कौन सी है? तो देखिएगा आपको इजाफत, मुरक्कब तौसीफी, मुजाफ या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना इजाफत लगाया गया है, चाहे वो जबर हो, जेर हो, पेश हो, इसको इजाफत कहेंगे या फिर कहा कि ये सब भी आपका एक तरह का इजाफत लगा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली कुल्फत दिहर में कौन सी तरकीब है? तो इजाफत की तरकीब लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर सवाल, हामिद तुम मत खेलो में मत खेलो कौन फेल है? तो देखिए फेले अमर कब होता है? जब हुक्म
हुक में पॉजिटिव में जाहिर होता है, पॉजिटिव में जाहिर होता है तो फेले अमर होता है, लेकिन नेगेटिव में जब भी जाहिर हो तो फेले नहीं होगा। क्या होगा? फेले नहीं, क्योंकि हामिद को खेलने के लिए मना कर रहा है, नेगेटिव में हुक में जाहिर हो रहा है, फेले नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया जो बनावटी शायर हो ना उसको मुतशायर कहते हैं। बनावटी लोगों को क्या कहते हैं? बनावटी शायर को मुतशायर। ध्यान रखना आप लोग। 76 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल जी थाम करके अच्छे से समझ के अगर टॉपिक वाइज समझ के पढ़ेंगे ना आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा। देखिएगा 77 नंबर सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। नज्म मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है? अगर बात करें नज्म मुतशायर की, तो नज्म मुतशायर जो है ना मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। अब मुसद्दस किसे कहेंगे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आप सबको, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक लाइन आपका इस तरह होगा, एक लाइन इस तरह होगा, ठीक है। उसी तरह आगे में आपका एक लाइन इस तरह होगा, एक लाइन इस तरह करके लाइन बाय लाइन है। उसके बाद नीचे में जो है ना दो लाइन इस तरह, यानी दो लाइन इस तरह, दो लाइन इस तरह, दो लाइन इस तरह, ये टोटल आपका कितना हो गया? 6 लाइन। जब भी 3 शेर हो इस तरह करके हो तो आपका जो है ना क्या कहते हैं? मुसद्दस की हैयत में ये नज्म जो लिखी गई है ना मुसद्दस की, यानी 6 मिसरों का जो है ना एक कंप्लीट किया गया है, एक पूरा मतलब शेर कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो फाइनली ये नज्म जो लिखी गई है मुतशायर मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। अगला आता है 78 नंबर सवाल आपके पास। यूजीन मोहनताला किस जुबान के शायर हैं? यूजीन मोहनताला जो है ना ये एक इतालवी जुबान के शायर है, जिसका जिन्होंने हमारे निसाब में एक नज्म भी लिखा है, ठीक है। यूजीन मोहनताला किस कौन सी नज्म लिखा है अभी आएगा, आप लोग टेंशन मत लो। देखिए शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते का इतालवी से उर्दू तर्जमा किसने किया? देखिए हम नहीं जानते जो है ना एक नज्म है, इतालवी में लिखा था यूजीन मोहनताल है, ठीक है। जाहिदा जैदी ने इसको जो है ना उर्दू में तर्जमा किया है। कौन? जाहिदा जैदी। अगला सवाल आता है 79 नंबर, शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते, ये तो हो गया। अब देखो 80 नंबर सवाल, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई है? मिर्जा गालिब की अगर पैदाइश की बात करें 1797 ईस्वी में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 81 नंबर क्वेश्चन, उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मोहल्ला जो है ना मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 82 नंबर क्वेश्चन आता है, गालिब उर्दू के साथ किस जुबान में शायरी करते थे? तो गालिब उर्दू के साथ फारसी जुबान में शायरी किया करते थे। 83 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? अहमद की टोपी की अगर बात करें तो अहमद की टोपी जो है ना ये आपका इजाफत की मिसाल है, क्योंकि आप लोग सिफत और मौसूफ में मत मारना, क्योंकि यहाँ पे किसी के बारे में खूबी या खराबी नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट यह पूछ रहा है अहमद की टोपी, का के की का इस्तेमाल हुआ है, बीच में की का इस्तेमाल हुआ है। फाइनली मैंने आपको बताया था इजाफत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। 84 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ की निशानदही कीजिए। मैंने आपको बताया था जिससे किसी जगह का इल्म हो उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसमें ज़र्फ कहते हैं। इसमें ज़र्फ में दो किस्म कैटेगरी में होती है इसमें ज़र्फ, एक ज़र्फ ज़मान, एक होती है ज़र्फ मकान। जब भी जगह का इल्म हो वो ज़र्फ मकान, जब भी आपका वक्त का इल्म हो वो आपका ज़र्फ ज़मान। फाइनली ऑप्शन नंबर ए वाले परफेक्ट है। अगला सवाल 86 नंबर पे, मुंदरजा झैल में से दरख्त का नाम बताइए। तो ये एक कीकर जो है ना ये एक दरख्त का नाम है। अगला सवाल आता है 86 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में ऐसा लफ्ज बताइए जिसका माना बीमारी हो, ठीक है। तो देखिए अर्ज, अर्ज और आरिजा, तो आरिजा का मानी होता है बीमारी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 87 नंबर क्वेश्चन, अर्ज से इसम फाइल बनाइए। तो अर्ज से इसम फाइल जो है ना ये आपका आरिज हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अगला आता है 88 नंबर क्वेश्चन, आदिल कैसा लफ्ज है? मैंने आपको बताया था जितना भी नाम होगा जब भी इस तरह का ऑप्शन मिले सिफत इसम फाइल मफूल और फेल तो आपका फाइल होगा, क्योंकि नाम जो भी है आदिल जो है ना वो काम कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं, इसम फाइल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट, इसम फाइल की बात करें तो सब्जेक्ट, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, गालिब के उर्दू खतूत के दो मजमुए हैं उनका नाम बताइए। तो गालिब के दो खतूत के मजमुए हैं, देखिए उर्दू मोहल्ला गालिब के खतूत, निगारी गालिब, नामा यादगार गालिब, नामा गालिब, रोजनामा उर्दू मोहल्ला और ओदे हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी पे कौन कौन गए हैं? बिल्कुल आप सबका परफेक्ट है। 90 नंबर सवाल आपके पास, देखिए इस शेर के शायर का नाम बताइए। सब कहां कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, ठीक है। मैंने आपको तर्ज के साथ भी पढ़ा था कि सब कहां कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई,
और खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो इनके मुसन्निफ की अगर बात करें भाई, उनके मुसन्निफ है गालिब। ऑप्शन नंबर बी वाले कितने स्टूडेंट हैं? बिल्कुल आप सबका परफेक्ट एंड राइट आंसर है। ठीक है, अगला 91 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेजी का असल नाम होता है मिर्जा वाजिद हुसैन। मिर्जा वाहिद है यहाँ पे और यहाँ पे मिर्जा वाजिद है। ऑप्शन नंबर सी पे जल्दीबाजी में आप लोग ऑप्शन को बढ़िया से देख करके तभी ऑप्शन टिक करेंगे, गलत ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में आप लोग गलत मार के आ जाएंगे। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, खंदा किस किस्म का फेल है? तो खंदा जो है ना, ये एक इसमें हालिया है। देखिए जब भी मफऊली फेल या मफऊली माना दे कोई भी, ठीक है, तो आपको वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसमें हालिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खंदा ये आपका मफऊली माना दे रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्या पूछ रखा? बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं? तो बामानी लफ्ज को जिसका माना हो, बा का मतलब होता है साथ, यानी मानेदार लफ्ज को कहते हैं कलमा। ठीक है, और बेमानी इस तरह करके बे होता है, इस तरह करके बेमानी लफ्ज को क्या कहते हैं? उसको मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन आपके पास, उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? देखिए उर्दू कवायद में जो है ना, किसी भी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। अलम की मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टोटल 6 किस्में, लेकिन ज्यादातर किताबों में 5 किस्में होती है। कौन कौन सी? उर्फ, तखल्लुस, खिताब, लकब, कुन्नियत और एक होता है इसमें एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ज्यादातर 5 का ही जिक्र होता है। फाइनली ऑप्शन नंबर ए वाले कितने स्टूडेंट हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिएगा 94 क्वेश्चन कंप्लीट। 95 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अलम की कितनी किस्में होती है? मैंने आपको अभी बताया 6 किस्में होती है। टोटल कहां गए? 5 किस्में है, 6 नहीं है यहाँ पे, तो 5 पे मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन, जाकिर क्या है? तो जाकिर जो है ना, ये आपका इसम फाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला 97 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में अलिफ की मिसाल कौन है? अलिफ की मिसाल जो है ना, वो आपका सॉरी अलिफ बोल रहा हूं, लकब की मिसाल कौन है? ध्यान रखिएगा, अमीर शरीयत खान बहादुर शाद या फिर अबुल हसन। तो अमीर शरीयत जो है ना, ये आपका क्या हम लोग बोलते हैं ना, अमीर शरीयत, वो रहबर शरीयत। ठीक है, इस तरह करके नाम जो दिया जाता है किसी अच्छे कारनामों के वजह से जो नाम मिलता है ना, वैसे नाम को लकब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही होगा, आप सबका परफेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो ही गया। देखो 98 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इसमें हासिल मजदर क्या होगा? तो घबराना से हासिल मजदर है आपका घबराहट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 99 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला यानी जिससे किसी हथियार का इल्म हो या फिर काम करने का आला हो। देखिए कलम जो है ना, कलम में हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं डायरेक्ट जो है ना कुछ भी कर सकता हूँ एक कलम से, और कलम जो है ना काम करने का, लिखने का आला भी है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे गए हैं। चलिए उम्मीद करूंगा आप सबको क्लास काफी बेहतरीन लगा होगा। अब यहाँ तो आप लोग फीडबैक नहीं दे सकते हैं, लेकिन जाकर के प्ले स्टोर पे जाकर के फीडबैक दें, मुझे बताएं कि ये क्लास जो आप लोगों का हुई है ना, कैसी क्लास हुई है। आप लोग एक बार वहां पे जाकर के रिस्पॉन्स अपना बताएंगे कि कैसा लगा क्लास, ताकि और लोगों को पता चले और हमको भी पता चले कि आप लोगों को इस तरह से जो क्लास कराया जा रहा है ना, कैसा लगा आप सबको क्लास। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे जाकर के एप्लीकेशन को रिव्यू करना होता है, वहां से आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं और हमको जो किसी तरह की परेशानी होती है वो चीज हम आप लोगों का देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो भी मास्टर कोर्स में ज्वाइन किए, और लोगों को बताएंगे आप लोग 25 के स्टूडेंट के लिए कि उन लोगों को भी इस एप्लीकेशन से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो है ना आप लोगों को टेस्ट लगाना है। कैसे टेस्ट लगाना है? ये सारा क्वेश्चन पेपर आप अपने पास ऊपर खोल लेंगे, कॉपी में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, 1 का क्या होगा आंसर, उसको बी, 1 का मान लीजिए बी है तो बी को लिखेंगे, 2 का सी है सी को लिखेंगे, उसी तरह 3 का ए है ए को लिखेंगे। इस तरह लिख करके पूरा लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आंसर शीट सारा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ करके आंसर को मिला लीजिएगा। कहाँ पे?
तो यहाँ करके सारा आंसर शीट दिया हुआ पूरा। तो मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया था कि उसका आंसर गलत है। यहाँ पे आप लोग आकर के एक बार मैच कर लेना, पहले सही कर लेना इस आंसर शीट को, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप लोग 100 देना, 100 में से आप लोग एक बार पढ़ने के बाद कितना याद रहता है वो सारी चीजों को आप लोग एक बार देखना। इसी तरह और 4 सेट आएगा, चारों सेट आप लोग मुकम्मल कर लीजिएगा। जिनको थोड़ा सा दुश्वारी होती है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग डबल कर लीजिए। मान लीजिए 30 मिनट का वीडियो तो 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे का है तो आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। खैर बहरहाल हम लोग आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करेंगे। यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये वाला पहला वाला सेट का जो है ना सारा सब्जेक्टिव आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। सारा का सारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और विद आंसर पूरा दिया हुआ है कंप्लीटली, ठीक है। बाकी अलग से मैं गेस्ट क्वेश्चन दे दिया हूं, प्रोवाइड करा चुका हूं। एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताया था एक किस पे, प्रिंसिपल के ऊपर एप्लीकेशन प्रैक्टिस करेंगे या फिर मजमून लिखेंगे, तो ईद के ऊपर मजमून लिखेंगे और उनके अलावा गालिब वगैरह और भी कुछ 1-2 मजमून प्रैक्टिस कर लेंगे अगर वक्त है तो आपके पास, ठीक है। तो फाइनली मैं आज की इस क्लास को यहीं तक करूंगा एंड। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।